सो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है, 7th लेक्चर। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन करनी थी करंट के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, हमने हर तरीके की डिस्कशन कर ली है। लास्ट लेक्चर में हमने करंट के एक नए इफ़ेक्ट के बारे में बात करी थी, हीटिंग इफ़ेक्ट। साथ ही साथ हमने लॉज पे काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक काइंड ऑफ अलग से एक ग्रुप है लॉज का, जो रूल्स का जो डील करता है अलग अलग सर्किट्स से, और उन सर्किट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या करंट से उनको कैलकुलेट करने के काम में आता है ये सब। उसको हमने लास्ट क्लास से शुरू कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ्स रूल 1 और 2 कर लिया था, जिसमें हमने करंट के समीशन और पोटेंशियल डिफरेंस के समीशन को इक्वल टू 0 रखा था। करंट लॉ और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं उसे, किरचॉफ्स रूल 1 और 2 को। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के बाद हम ईएमएफ को कंपेयर करेंगे दो सेल्स की, देन किसी पर्टिकुलर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, एंड देन एंड में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बात करेंगे। सो यहाँ पर हमारे सामने है पोटेंशियोमीटर एंड उसका प्रिंसिपल जो अभी हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। पहले पोटेंशियोमीटर होता क्या वो देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जिसको यूज़ करके हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक सर्किट में। कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके किसी भी रैंडम 2 पॉइंट्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो आपको पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा, इस एपरेटस का यूज़ करना पड़ेगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किन किन चीज़ों से बनता है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट करता है कि यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड अप ऑफ मैग्नेट एंड टंगस्टन। अब ये मैग्नेट एंड टंगस्टन से क्यों बनता है? टंगस्टन एंड मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं, ये ऐसे 2 एलॉय फॉर्मेशन होती हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड किसी भी प्रैक्टिकल रूम में, किसी भी लैब में आप ऐसे मटेरियल्स रखना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो, बहुत ज़्यादा दिनों तक काम में है, राइट। सो मैग्नेट एंड टंगस्टन से बनती है ये वायर, जो कि एक वुडन ब्लॉक पे स्ट्रेचन अप की जाती है इस फॉर्म में, राइट। तो आपको वायर्स दिखेंगी, फिर एक अटैच दिखेगी, फिर दूसरी तरफ से दूसरी वायर अटैच दिखेगी, ऐसे करके 400 मीटर पूरे किए जाते हैं, राइट। 400 सेंटीमीटर पूरे करे जाते हैं, सॉरी 4 मीटर की वायर होती है, 100 सेंटीमीटर के ऐसे लाइंस ऐसे होते हैं। बट ये सीरीज़ में, ये वाली पहले वाले 100 सेंटीमीटर दूसरे वाले 100 के साथ सीरीज़ में, दूसरे वाला 100 तीसरे वाले 100 के साथ सीरीज़ में, 400 के साथ सीरीज़ में, 100 सेंटीमीटर के स्केल पे। नाउ इस बिडिंग में, स्क्रू में आप इसको अटैच करते हैं ए एंड बी पॉइंट पे मीटर स्केल के, जो कि फिक्स होता है एक बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एंड द पोटेंशियोमीटर इज़ प्रोवाइडेड विद अ जॉकी जे। आपको एक पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड किया जाता है एक जॉकी जे के साथ, विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्टैक्ट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर। तो एक जॉकी जो होती है वो किसी भी पॉइंट पे आप रख सकते हैं। तो जॉकी का इनिशियल पॉइंट ए है, तो ये जॉकी फाइनली जहाँ पे भी रखी जाएगी उस पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाएगा। जैसे अभी ये यहाँ रखिए, ये यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, कई मर्जी। इस हेल्प से आप बैटरी, ये जो वोल्टेज है ये आप मेजर कर लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बैटरी कितना वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स में प्रोवाइड करा रही है। बैटरी ई इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी एंड करंट थ्रू अ वायर विच इज़ केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग रियोस्टैट। तो इस पूरे वायर में से करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है रियोस्टैट के थ्रू। तो अगर आप इसको यहाँ रखेंगे, अलग अलग जगहों पे रखेंगे, तो बेसिकली होगा क्या कि करंट चेंज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज होगी तो करंट चेंज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप इस रियोस्टैट को भी साथ साथ चेंज करते हैं कुछ इस कदर कि इसका करंट जो है वो कांस्टेंट रहे। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उस प्रिंसिपल को देखते हैं। और आपको प्रिंसिपल सीखना है उससे पहले हमें ओम्स लॉ यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। V इज टू आई आर, V इज टू आई आर। इसमें I को एज इट इज रखते हैं, R को रो एल अपॉन ए लिख लेते हैं। I को एज इट इज रखते हैं, R को रो एल अपॉन ए। नाउ V इज इक्वल्स टू आई रो अपॉन ए को एक साइड रखता हूं और इनटू में L को एक साइड रखता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने? अब जितनी बातें आपसे करी हैं वो सारी चीज़ें इनमें ढूंढिए। सबसे पहले, क्या करंट स्टेडी रख रहे हैं आप पूरे वायर में? हमेशा करंट कांस्टेंट रख रहे हैं इस रियोस्टैट की मदद से एडजस्ट करके? डेफिनेटली आपने करंट को स्टेडी रखा है। क्या ये पूरी की पूरी वायर 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर की जो लेंथ है इसकी, ये पूरी की पूरी वायर जो है वो सेम मटेरियल से बनी है या कांस्टेंट से या मैग्नेट से? राइट, सेम मटेरियल से बनी है। सेम मटेरियल से बनी है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कांस्टेंट।
एंड क्या ये यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली वायर है, मतलब हर तरफ एरिया क्या सेम है? बिल्कुल, किसी भी पर्टिकुलर ग्रिड को आप देख लीजिए, उसके किसी भी पर्टिकुलर थिकनेस को देख लीजिए, वो सेम मिलेगा आपको, तो एरिया भी सेम है, करंट सेम, रेजिस्टिविटी सेम, एरिया सेम, बचा क्या? एल। मतलब ये जॉयस्टिक यहाँ रखने का मतलब, या इस जॉयस्टिक के एंड पॉइंट को यहाँ पर टच कराने का मतलब, या यहाँ पर टच कराने का मतलब, इनसे क्या चीज़ें चेंज हो रही है? लेंथ चेंज हो रही है, पहले इतनी लेंथ, फिर इतनी लेंथ, फिर इतनी लेंथ, राइट? तो बार बार आप लेंथ चेंज करते रहना। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो फाइंड करना है इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस में, तो ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस आपको सिखाती है, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कितनी लेंथ का यूज कर रहे हैं हम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आई रो बाय ए ये सब के सब कांस्टेंट है, जिसको आप v इज इक्वल्स टू के एल भी लिख सकते हैं, जिसको हम v इज इक्वल्स टू के एल भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि k क्या है, k है रो आई बाय ए, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, करंट जो स्टेडी फ्लो करवा रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रो आई बाय ए आपका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की k है। सो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है जो हमने सीखा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पोटेंशियोमीटर डिवाइस, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, और उसका फाइनल फॉर्मूला क्या आया हमारे प्रिंसिपल से, दैट v इज इक्वल्स टू के एल, वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितना लेंथ बढ़ता जाएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, राइट? इसी की हेल्प से, इसी के प्रिंसिपल की हेल्प से, जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अब हम दो चीज़ें करना सीखेंगे। एक, हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। एंड दूसरी चीज़, हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे किसी भी सेल का, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये दो चीज़ें हम सीखेंगे इस पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से, जितना अभी तक हमने सीखा है। अनदर थिंग, एक और आपके मन में बात आ रही होगी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पोटेंशियोमीटर नापता है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है? हमें तो ये भी पता है कि वोल्ट मीटर भी वही करता है, वोल्टेज नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, लेकिन एक वोल्ट मीटर में और एक पोटेंशियोमीटर में क्या फ़र्क होता है, एंड में उसके डिफरेंस को भी देखेंगे। जब ये टॉपिक ऑलमोस्ट एंड होगा हमारे पास, कंपेयरिंग ईएमएफ के बाद और इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद, हम ये भी जानेंगे कि आखिर पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर में से कौन सी डिवाइस बेहतर है, या एग्जैक्टली इनमें फ़र्क क्या है, जो हमें एक अलग डिवाइस की ज़रूरत आन पड़ी। फाइन, तो बढ़ते हैं अपने कंपेयरिंग दी ईएमएफ ऑफ द सेल्स वाले टॉपिक पे। सो नाउ हमें एक्सपेरिमेंट करना है टू कंपेयर दी ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बेसिक सेटअप हमें याद है, हमें एक ईएमएफ को एक की के साथ, एक रियोस्टैट के साथ, एक एमीटर के साथ ज्वाइन करना है एक ऐसी सर्किट में, जो सर्किट 400 सेंटीमीटर का वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? 100 सेंटीमीटर की 4 पैरेलल रोज हैं। इस पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग यहीं तक, जो नॉर्मल सर्किट है उसको ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं, जो कि वर्कआउट करती है पोटेंशियोमीटर के हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ हमें क्योंकि कंपेयर करना है ईएमएफ दो सेल्स का, तो दो सेल्स को जिनका ईएमएफ EM1 एंड E2 है, उनको कंपेयर जिसको करना है हमें, उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियल पॉइंट ए से लिंक किया है, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने कॉमन पॉइंट से ज्वाइन किया है, जिससे जॉयस्टिक जा रही है, राइट? इस कॉमन पॉइंट के बीच में हमने कीज़ भी लगाई हैं, 2-वे की, राइट? और इस 2-वे की के बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पर, ये गैल्वेनोमीटर है, ये सेटअप है हमारे पास, बेसिक सेटअप, राइट? इस बेसिक सेटअप में अब हमें करना क्या है, हमें ईएमएफ कंपेयर करनी है। तो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए पहले हमने क्या किया, इस बी वाले की को ओपन रखा और इस ए वाले की को क्लोज कर दिया। इस बी वाले की को ओपन रखा और इस ए वाले की को क्लोज कर दिया, मतलब करंट सिर्फ यहाँ E1 से पास कर सके, E2 का कोई इफेक्ट ना हो सर्किट में, सिर्फ E1 रोल प्ले करे सर्किट में, E2 कोई रोल ना प्ले करे। और इस जॉयस्टिक को एडजस्ट करना शुरू किया। लेट्स से J1 पॉइंट पे आके हमें ये गैल्वेनोमीटर की कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिली, गैल्वेनोमीटर एकदम बीचों बीच था, एग्जैक्टली ऐसे शो कर रहा था गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन, राइट? इसका मतलब इस J1 पॉइंट पे आके कोई करंट नहीं है, इस J1 पॉइंट पे आके कोई करंट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दैट E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, देयरफॉर E1 इज इक्वल्स टू KL1। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वो जिस पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो करंट जीरो है, तो इस A पॉइंट और इस J1 वाले पॉइंट के बीच में करंट क्या है, जीरो, तभी तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। और याद करिए आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेशन में क्या लिखा था, व्हेन देयर इज नो करंट, E will be equal to V,
नो करंट का मतलब ओपन सर्किट, नो करंट का मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट के दौरान ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम ईएमएफ ही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कुछ याद आया आपको? ये हमने पहले के रिलेशन से सीखा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम नापने आए थे, जो ईएमएफ को कंपेयर करने आए थे, तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का रिलेशन होता था वोल्टेज के लिए, दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन यहाँ पर मैंने वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख दिया, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्यों मैंने ईएमएफ लिख दिया वोल्टेज की जगह? क्योंकि दोनों चीजें सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दी मुझे, करंट जीरो है। और जब भी किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के बीच में करंट जीरो होता है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट जीरो होने का मतलब होता है कि उसका ईएमएफ ही वोल्टेज का रोल प्ले कर रहा है। फाइन, ये तब जब ए की को हमने क्लोज किया। अब इसी तरीके से हमने ए की को ओपन कर दिया और बी की को क्लोज कर दिया। बी की को क्लोज करके हमने फिर उस जॉयस्टिक को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखा और हमें J2 एक ऐसी पोजीशन मिली, J2 एक ऐसी पोजीशन मिली जहां पर फिर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। तो इसका मतलब अब ए से लेकर E2 रोल प्ले कर रहा है, E1 का कोई रोल नहीं है, E2 रोल प्ले कर रहा है, और ए से लेकर E2 से रोल प्ले करवा के J2 तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। व्हेन देयर इज नो करंट, सर्किट इज ओपन, ईएमएफ ही वोल्टेज है, तो हम लिख सकते हैं E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, देयरफॉर E2 इज इक्वल्स टू KL2, E2 इज इक्वल्स टू KL2। इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड को, इस वर्किंग के अंदर हमने लिखा E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। डिवाइड कर दिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, के कैंसिल हो गया क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर सेम है हमारे पास पोटेंशियोमीटर का, तो L1 बाई L2 ही आ गया हमारा E1 बाई E2। ये हमारी फाइनल कंपैरिजन है दो ईएमएफ के बीच में, राइट। कंपैरिजन का मतलब ही क्या होता है इस फिजिक्स में, इस मैथ्स की दुनिया में? जब हम बोलते हैं कि किसी दो चीज़ों को कंपेयर करो, मतलब हम उनका रेशो निकालना चाहते हैं। और रेशो निकालने से कंपेयर क्या होता है? हम लिख सकते हैं अब दैट E1 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 टाइम्स ऑफ E2। E1 E2 के इतना टाइम्स है, E1 E2 के इतना टाइम्स है। यही तो होता है कंपैरिजन, कौन किससे कितना बड़ा है या कौन किससे कितना छोटा है। ये फाइनल आंसर है हमारा कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ्स का। नेक्स्ट हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। सो बेसिकली हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो ये सेटअप है जो काम में आने वाला है। इस सेटअप में, इससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप था, राइट। इस सेटअप में बस मैंने ए पॉइंट से एक सेल लिया और सेल के पैरेलली मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। फाइन, समझिए ये अपने आप में एक इंडिविजुअल सर्किट है जिसको की से ज्वाइन कर रखा है, की 1 से मैंने बॉक्स को, और यहाँ से मैंने गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉयस्टिक को कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने के की को क्लोज किया इन सच अ वे कि रियोस्टैट को एडजस्ट करके मैं एक स्टेडी करंट फॉलो करवा सकूँ इसके अंदर, और देखा मैंने जॉयस्टिक को रख के किसी ऐसी जगह प्रेस करके कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आए, 0, नो डिफ्लेक्शन, मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच यहाँ पर खड़ा हो गैल्वेनोमीटर का एरो। इससे हमें पता है कि ईएमएफ जो होता है, वोल्टेज जो होता है, बिकॉज यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर को कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो यहाँ पर जो है वो करंट 0 है, ओपन सर्किट है, तो ये ईएमएफ ही वोल्टेज हो जाएगा। तो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू KL1। ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? KL1। ये फर्स्ट पॉइंट है जब ये वाला की क्लोज है लेकिन ये वाला ओपन है। अब इस की के क्लोज के साथ साथ अगले स्टेप में, अगले प्रोसेस में मैंने इस की को भी क्लोज कर दिया, और इस की को जो क्लोज किया साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक स्पेसिफिक अमाउंट का रेजिस्टेंस कैपिटल R भी मैंने इजेक्ट कर दिया इस बॉक्स में से। तो जैसे ही उसको मैं सूटेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैं निकालूंगा एक की को, तो ये एज अ रेजिस्टेंस कैपिटल R एक्ट करना शुरू कर जाएगा। तो अब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी 0, नो करंट जो डिफ्लेक्शन आएगी 0, वो ईएमएफ की नहीं आएगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की आएगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स, विच इज V इज इक्वल्स टू KL2, विच इज V इज इक्वल्स टू KL2। क्योंकि यहाँ पर अब सर्किट क्लोज्ड है और ये वाला करंट जो 0 है वो इसके लिए नहीं, इसके लिए है, तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू KL2 आ जाएगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स के क्रॉस, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगा के। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, दोनों को डिवाइड किया। सो E बाई V इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, E बाई V इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, जैसे अभी हमने कंपेयर करते हुए करा था डिवाइड। अब इसके आगे का प्रोसेस ये कैसे आया उसको देखते हैं, यहाँ से हम यहाँ कैसे गए उसको देखते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया क्योंकि अभी हम कंपेयरिंग द ईएमएफ करके आ रहे हैं, तो क्या किया है मैंने वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले सिर्फ ये की क्लोज थी तो ईएमएफ हो गया KL1 के थ्रू, जॉयस्टिक जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 दे रहा था, फिर ये भी उसके साथ की क्लोज हो गई और यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया,
तो अब जो डिफ्लेक्शन जीरो आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए होगी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज V इज इक्वल्स टू KL2। रेशियो निकाल के E/V हमने L1/L2 तक के लिए लिख लिया, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे बाद में देखते हैं। इसके लिए एक रिलेशन आपको रिकॉल कराता हूँ मैं, जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का EMF के साथ और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। उस रिलेशन को देखते हैं। सो इस रिलेशन में हम देख सकते हैं E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। टोटल EMF जो होता है, इसका टोटल EMF जो होगा वो V प्लस IR के इक्वल होगा, राइट। क्या मैं इस पूरे इक्वेशन में राइट एंड लेफ्ट में V से डिवाइड कर दूं? सो E/V, V/V, IR/V, कोई दिक्कत, जिसमें V कैंसिल आउट हो गया, तो E/V इज इक्वल्स टू 1 प्लस I स्मॉल r बाय V। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू कैपिटल R। वही रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस I इंटू कैपिटल R, I कैंसिल। सो E/V के पास 1 जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ R/R रह गया। ये R को अकेला छोड़ा, इस कैपिटल R को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। सो यही है वो रिलेशन, आप देख सकते हैं R इज इक्वल्स टू E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, राइट। अब इस रिलेशन में बताइए मुझे E/V को हम क्या लिख सकते हैं? L1/L2। इस रिलेशनशिप में E/V को हम लिख सकते हैं L1/L2। सो स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू व्हाट? L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। L2 का एलसीएम लिया, तो अब इस पर्टिकुलर EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे L1 माइनस L2 पता होना चाहिए, या यूँ कहूँ L1 और L2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। L1 L2 की वैल्यू के साथ साथ मुझे R की वैल्यू पता होना चाहिए कि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकाला है। अगर मुझे ये सब पता है तो मैं बहुत ही ईजिली किसी भी अननोन सेल की अननोन EMF, किसी भी सेल की अननोन जो रेजिस्टेंस है, किसी भी सेल का अननोन जो रेजिस्टेंस है, वो बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ मैं, सिर्फ ये L1 L2 और R पता होने की वजह से। फाइन, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर, कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या क्या फ़र्क होता है और कब कौन सी चीज़ हमारे इस्तेमाल में आती है, उस डिफरेंस को देखते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पोटेंशियोमीटर को। अ सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर मीन्स स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हम सबसे छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर से, हमें उसको देखना है, जिसमें इट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जितना कम रखेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम उतनी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, राइट, छोटे से छोटा। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा दैट V इज इक्वल्स टू KL। तो जितना कम से कम K रखेंगे उतना कम से कम वोल्टेज नाप पाएंगे, जितना कम से कम K रखेंगे उतना कम से कम वोल्टेज नाप पाएंगे। तो क्या क्या काम करें कि K कम रखें? सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जितनी ज़्यादा हम लेंथ बढ़ा देंगे पोटेंशियोमीटर की, उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ये। इफ़ द पोटेंशियोमीटर वायर इज फिक्स लेंथ द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड। अगर समझिए कि आपने पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो फिक्स लेंथ की रख ली, तो भी आप ऐसा क्या क्या और कर सकते हैं लेंथ के अलावा, जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो जाए। दैट इज़ बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट एंड यूजिंग सिंगल सेल। एक सिंगल सेल की मदद से और रियोस्टैट की मदद से अगर आप करंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि याद होगा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? I rho by A। तो जितना कम करंट रखेंगे उतना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, राइट। रेजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड कर सकता है कई हद तक, लेकिन येस आई वुड अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि ये फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं, तो हम करंट तक ही रुक जाते हैं। ये आप पोटेंशियोमीटर के साथ काम करेंगे तो आपका पोटेंशियोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा, बहुत कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लायक हो जाएगा। अब एक आइडियल वोल्टमीटर कौन, पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर, इसके लिए ये पॉइंट्स देख लेते हैं। इट मेजर्स द EMF ऑफ द सेल वेरी एक्यूरेटली। ये बहुत ही एक्यूरेटली बता सकता है EMF। ये EMF अप्रॉक्सीमेटली बताता है, एक्यूरेटली नहीं, राइट। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती इसके अंदर। वाइल मेजरिंग द EMF रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बिकम्स इन्फिनिट। सो हम जब मेजर करते हैं EMF को, रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियोमीटर का वो इन्फिनाइट बन जाता है दोस्तों। इन्फिनाइट होना चाहिए ना, ये सिर्फ हाई होता है बट फाइनाइट। वोल्टमीटर का इन्फिनाइट नहीं होता है, ये एक्चुअली में नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये नॉट डिफाइंड नहीं होता है, फाइनाइट होता है बट हाई होता है। वाइल मेजरिंग, अब ये तो आपको याद ही होगा ना
कि आप क्या चाहते हैं कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगे, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर। अगर ये कह रहा है ये हाई होता है वोल्टमीटर का, तो फिर भी कुछ करंट तो मंगा ही लेगा ना। हम क्या चाहते थे, आइडियल केस तो वो होता कि कुछ ऐसा लगा होता मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर, कि ये इधर जीरो करंट मंगाता, सारा का सारा करंट आगे चला जाता। और जीरो करंट ये इधर कब मंगाएगा, जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिट। लॉजिक समझ गए आप कि क्यों इसका इन्फिनिट होता है और इसका हाई होता है, तो क्या फ़र्क आता है। आइडियल वोल्टमीटर की कैटेगरी में पोटेंशियोमीटर आता है। वाइल मेजरिंग द ईएमएफ इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट थ्रू द सोर्स। ये बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि हाई इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है इसलिए बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसका फाइनाइट होता है, हाई होता है, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ कर लेता है। यही दिक्कत थी जिसको मैंने सेकंड पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करा, वो थर्ड पॉइंट लिख रहा है आपको। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इट्स सेंसिटिविटी इज़ हाई, मतलब बहुत कम से कम छोटी सी छोटी वैल्यू मेजर कर लेता है पोटेंशियोमीटर, वेयर एज वोल्टमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, उसकी सेंसिटिविटी लो होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये आपको गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन मेथड से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड। ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे होता है, ये डिफ्लेक्शन मेथड पे होता है, राइट। डिफ्लेक्शन मेथड मतलब वोल्टमीटर में जो आप वोल्टमीटर देखते हैं, तो वोल्टमीटर आपको दिखाता है एरो घूमते हुए कि फाइनली कितना वोल्टेज है। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम वोल्टमीटर को, ना कि सिर्फ डिवाइस में मेजर करने के लिए, लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ों को जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, राइट, तो कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है ये, जब हम अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट कैन बी यूज ओनली टू मेजर द EMF ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये खाली EMF या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ में होता है वोल्टमीटर, नॉर्मल सर्किट्स के लिए। इसका और बहुत ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं, राइट। इसका वेरियस जगहों पे अच्छे से यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसलिए एक आइडियल वोल्टमीटर आपके लिए क्या है, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फाइन। जितना टॉपिक हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर में, हमने EMF को कैलकुलेट करना सीखा पोटेंशियोमीटर से, हमने EMF को कंपेयर करना सीखा पोटेंशियोमीटर से, हमने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया, और साथ ही साथ हमने उसके सेंसिटिविटी के ऊपर डिस्कशन करी। इस सब डिस्कशन के बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट देयर आर टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, जहाँ पर E1 बड़ा है E2 से। दे आर कनेक्टेड एज शोन इन अ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर हमारे पास फिगर नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। बैलेंसिंग पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इतना। ऑन कनेक्टिंग द सेम बिटवीन A एंड C, द बैलेंसिंग लेंथ इज इतना। नाउ सो कुछ इस कदर लगे हुए थे ये सेल्स E1 एंड E2। इन्होंने बैलेंसिंग पॉइंट बताया A और B पॉइंट के लिए 300 सेंटीमीटर। सो A और B पॉइंट का मतलब है सिर्फ E1 यूज़ हो रहा है। सिर्फ कौन यूज़ हो रहा है, E1। सो हम लिख सकते थे E1 इज इक्वल्स टू KL1 विच इज़ K इंटू 300। फाइन। एंड जब A एंड C पॉइंट की बैलेंसिंग पॉइंट की बात करी, तो A एंड C में E1 और E2 दोनों यूज़ हो रहे हैं, और क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, राइट, नेगेटिव के बाद ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस हो रहे हैं सेल्स सीरीज़ में, E1 माइनस E2, और KL2 होगा विच इज़ K100। फाइन। अब हमें E1 और E2 का रेशो निकालना है। सो E1 माइनस E2 होल अपॉन E1 हमने कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से जब डिवाइड किया, तो हम लिखेंगे 100/300, क्योंकि K कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 चलेगा। E1 दोनों को दिया, तो 1 माइनस E2/E1 इज इक्वल्स टू 1/3। देयरफॉर E2/E1 इज इक्वल्स टू व्हाट, E2/E1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 विच इज़ 2/3 E2/E1। और अगर आपको रेशियो निकालनी है E1/E2 की, तो E1/E2 हो जाएगा 3/2। देयरफॉर E1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ E2। E1 जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ E2 है। कंपेयर कर लिया हमने सेल को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जिस तरीके का हमने क्वेश्चन करा है कुछ वैसा ही है। इट जस्ट यहाँ पर E1 एंड E2 जो सेल्स हैं वो एक बारी कुछ इस कदर लगे हैं कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव कांटेक्ट में है, और एक बारी कुछ इस कदर कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली है, राइट। और हमारे को दोनों के नल पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले वाले का नल पॉइंट अगर 120 है, तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू K इंटू L1, वेयर L1 इज़ वॉट 120। E1 माइनस E2 एक ये है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू K इंटू L2। सो E1 प्लस E2, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली थे,
वहाँ पर L2 जो है वो 300 है। एक ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड इक्वेशन थी। हम लिख सकते हैं ऐड 1 एंड 2, क्योंकि ऐड करने से हमारा E2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। सो हम E1 प्लस E1 2E1 लिख लेंगे और यहाँ पर इट विल बी K इंटू दिस वॉज 300, सो K इंटू 420। E1 इज इक्वल्स टू K 210, K इंटू 210। ये हमारे पास E1 की वैल्यू आई। इसी E1 की वैल्यू को हम पुट करके E2 निकाल सकते हैं कहीं पर भी। सो हमने E1 की वैल्यू K इंटू 210 पुट करके E2 निकाली इन सेकेंड। पुट E1 इन सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो E2 कितना निकला, 300K में से 210K माइनस होने गया विच इज़ 90K, राइट। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। क्योंकि हमने E1 को बड़ा माना था इसलिए हमने E1 माइनस E2 करा था, तभी हमारा E1 बड़ा है। अगर आप E2 को बड़ा मानते तो E2 की वैल्यू आ जाती है 210K एंड E1 की वैल्यू आ जाती है 90K। E1 बाई E2 करेंगे सो हमारे पास 210/90 आ जाएगा, दैट इज़ 7/3, दैट इज़ 7/3। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द रेशियो ऑफ E1 बाई E2। ऑल्सो फाइंड द नल पॉइंट ऑफ E1। E1 का अकेला नल पॉइंट कहाँ निकलेगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिंस E1 इज इक्वल्स टू K इंटू 210, देयरफॉर नल पॉइंट ऑफ E1 इज 210 सेंटीमीटर। सो नल पॉइंट E1 का क्या निकला हमारे पास, 210 सेंटीमीटर। ये लेंथ ही तो होती है जो नल पॉइंट डिसाइड करके देती है हमें। इस लेंथ पे आने का मतलब ही यही है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहीं पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, यही है उसका नल पॉइंट। ये दो पार्ट्स थे, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, एक स्टैंडर्ड सेल है 5 वोल्ट का जो कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, जो मेंटेन कर रहा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर में एक स्टेडी करंट को। दो प्राइमरी सेल्स हैं हमारे पास EMF E1 एंड E2 के, जिनको ज्वाइन किया है हमने सीरीज़ में, एक बारी सेम पोलैरिटीज़ के साथ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ताकि ऐड हो सके, और एक बारी ऑपोजिट पोलैरिटीज़ के साथ। जब कॉम्बिनेशंस को सेम पोलैरिटी के साथ ज्वाइन किया गया तब हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 350 सेंटीमीटर निकली, और जब ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ ज्वाइन किया गया तो हमारी बैलेंसिंग निकली 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम, ये तो आपके सामने ही है, राइट। नेसेसरी सर्किट डायग्राम में यहाँ पर सेम पोलैरिटी के साथ ज्वाइन करा हुआ है। आप सेम फिगर एक और बना सकते हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव के बाद नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, वो फिर दूसरी फिगर हो जाएगी। इस वाले जे को आप लिख दीजिएगा 350 सेंटीमीटर, राइट, और उस वाले जे को आप लिख दीजिएगा 50 सेंटीमीटर। जब आप ऑपोजिट करेंगे पोलैरिटी, आपको सेम सर्किट फिर दोबारा बनानी है जहाँ पर ये ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ जे जहाँ पर आएगा उसको 50 सेंटीमीटर लेंथ मार्क कर दीजिएगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके सामने है, और दूसरा फिगर आपको कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल्स, राइट। इसके लिए पहले अगर 5 वोल्ट सेम करंट स्टेडी करंट को फॉलो करवा रहा है 5 मीटर के लेंथ पे, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, के पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा उसका होगा 5/500 पर सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ भी हम यहाँ पर सेंटीमीटर में डील करवाएंगे। सो 5/500 विच इज़ व्हाट, 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास के की वैल्यू है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, फाइन। अब बात करते हैं E1 प्लस E2 की। E1 प्लस E2 कहता है KL1 है, KL1 मतलब 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 350 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, आंसर वोल्ट्स में आएगा, दैट इज़ 3.5 वोल्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली E1 माइनस E2 करेंगे तो KL2 आएगा, KL2 मतलब 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज़ 0.5 वोल्ट। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। सो एडिंग 1 एंड 2 में क्या होगा, E1 और E1 ऐड होकर 2E1 हो जाएंगे, और E2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3.5 के ऐड होकर 4 हो जाएगा। देयरफॉर E1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, E1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब अगर हम इसे पुट करेंगे, पुट E1 इन लेट्स से फर्स्ट, सो 2 माइनस E2 विल बी इक्वल्स टू
in seconds, sorry. 2 minus E2 will be equals to 0.5. Therefore 2 minus 0.5 is equals to E2. Hence E2 कितना है हमारे पास 1.5 वोल्ट. ये हमारे पास सेकेंड EMF है. यही हमसे बोला था निकालने के लिए. कैलकुलेट दी वैल्यूज़ ऑफ द EMF एंड ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट. सर्किट आपके सामने है और दूसरी सर्किट आपको नेगेटिव ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कैसे बनानी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ. फाइन. इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है. चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस नॉलेज पे जितनी भी हमने ली है एंड देन आगे बढ़ेंगे. सो हमसे यहाँ पर पूछा है पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर. एक 100 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर है जो कि 10 ओम रेजिस्टेंस है जिसका, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में इस सेटअप के साथ, जहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आर अननोन 2 वोल्ट की बैटरी के साथ जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सोर्स EMF है 10 मिली वोल्ट को जिसको कनेक्ट किया गया है एक बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ द 40 सेंटीमीटर एट द पोटेंशियोमीटर वायर. व्हाट इज़ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू आर इज़. तो सबसे पहले हम जो एक बेसिक नॉलेज जानते हैं वो जान लेते हैं. इस बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है. इस बैलेंसिंग का मतलब होता है कि E1 जो है, E1 वो KL1 E1 की वैल्यू है 10 मिली वोल्ट. यही है इस पर्टिकुलर रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस. इस पर्टिकुलर रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस यही है 10 मिली वोल्ट. फाइन. और क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट पे, तो हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो कोई भी करंट इस तरफ आया ही नहीं. कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई करंट इस तरफ आया नहीं, तो सारा करंट जो भी जनरेट हो रहा है वो इधर चला गया है. सारा करंट जो भी जनरेट हो रहा है वो इधर चला गया. और इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रखा है 10 मिली वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस. ठीक है. इससे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं IR डैश. राइट. R डैश हमें पता है कितना है. जब 100 सेंटीमीटर का 10 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा. दैट इज़ 4 ओम. दैट इज़ 4 ओम. 1 सेंटीमीटर का 1/10 ओम तो 40 सेंटीमीटर का 40/10 ओम दैट इज़ 4 ओम. सो I जो है हमारे पास वो कैसे आएगा 10 मिली वोल्ट बाय 4 ओम विच इज़ 2.5 मिली एम्पेयर. 2.5 मिली एम्पेयर ये वो करंट है जो कि जनरेट हुआ है 2.5 मिली एम्पेयर. ये हमें पता चल गया है कैसे. इसके बैलेंस होने से, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, दैट मीन्स कोई भी करंट यहाँ आया नहीं है. 0 है तो सारा का सारा करंट यहाँ से गया है. यहाँ कोई करंट नहीं आया तो 0 है, तो सारा करंट यहाँ से गया. और यहाँ से जाने वाला करंट जो है वो खाली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर बात करूँ मैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं था. नाउ जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ भी जाएगा, पूरे के पूरे वायर में ही जाएगा. राइट. तो अब इस सर्किट में बताइए कितने रेजिस्टेंस है. एक तो ये R है, दूसरा ये 10 ओम है, तीसरा ये वोल्टेज है. तो बेसिकली वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा. वोल्टेज होता है IR नेट. क्या हमें नेट करंट पता चल चुका है. वोल्टेज है 2 वोल्ट जो प्रोवाइड कराई गई है बैटरी के थ्रू. क्या नेट करंट हमें पता चल चुका है 2.5 मिली एम्पेयर होता है. बिल्कुल. और नेट रेजिस्टेंस के लिए क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, नेट रेजिस्टेंस के लिए दैट R + 10 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास R है और 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है. इस पूरे सर्किट में ऐसे ही वर्क कर रहा है ये. राइट. मैं इंडिविजुअली इसकी वोल्टेज और इंडिविजुअली इसकी वोल्टेज ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी इंडिविजुअल वोल्टेज 10 मिली वोल्ट है. वैसे ही इसकी भी इंडिविजुअल वोल्टेज 15 मिली वोल्ट आएगी, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. सो यहाँ पर इसकी टोटल वोल्टेज और इसकी टोटल वोल्टेज को ऐड करके मैं 2 वोल्ट के इक्वल रख रहा हूँ, विच इज़ इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रहा है तो I × 10, इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रहा है तो I × R, जो ऐड होकर 2 वोल्ट देगा तो I कॉमन है, R + 10. फाइन. नाउ यहाँ पर R + 10 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2/2.5 मिली एम्पेयर. ये 2 वोल्ट है और ये मिली एम्पेयर है, तो ओम में अगर हमें देखना है तो इस मिली को चेंज करना पड़ेगा. पॉइंट हटेगा, दिस इज 20/25 मल्टीप्लाई में 10⁻3, क्योंकि मिली ऊपर आके नीचे -3 था, ऊपर आके +3 हो जाएगा. राइट. यहाँ पर ये हमारे पास 25 इसको काटेगा 40 के टेबल में, 40 × 20 800. So R + 10 is 800 ohm. Therefore R is what? R is 790 ohm. ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस रेजिस्टेंस का जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. राइट. दैट्स इट. ये पोटेंशियोमीटर, कंपेयरिंग दी EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस या जो भी हमने टॉपिक, जितने भी हमने नॉलेज लिया उसके ऊपर ये क्वेश्चन थे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पे रहते हैं टीचर्स के बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से. उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा है.
आगे जब एंड हो रहा होगा इस लेक्चर का तब मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, उससे बाकी सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। अब मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। फाइन, व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ के और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जिससे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फाइनली इस क्लास में ओवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें एक कंडीशन देता है कि जब भी कोई ऐसा सेटअप हो, राइट, ऐसा कॉम्प्लेक्स सेटअप हो जो कि एक वोल्टेज के थ्रू करंट मंगवा रहा हो, और इस सेटअप के अंदर इस पर्टिकुलर आर्म में कोई करंट फ्लो ना करे, मतलब इस पर्टिकुलर आर्म में जो IG करंट एंटर कर रहा है वो ज़ीरो, कोई डिफ्लेक्शन ना हो गैल्वेनोमीटर में। फाइन, तब इस सेटअप को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो हम इस वाली वायर को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और इस वाली वायर को नेग्लिजिबल मान के हम लोग ये सेटअप ऐसा देख लेते हैं, जो कि आपको देखने में बहुत सिंपल लगेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत इजी हो गया है इसको सीरीज़ करना, जिसको हमने PNQ रेजिस्टेंस लिखा है, इसको हमने RNS लिखा है। तो इसको सीरीज़ में रखना, PNQ को, RNS को सीरीज़ में रखना, और फिर उनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन को फाइनली पैरेलल कर देना, राइट। तो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कब? जब ये वाली आर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी। और ये वाली आर्म कब नेग्लिजिबल होगी? कब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? जब ये कोई करंट ही नहीं मंगवाएगी। जब इसने कोई करंट ही नहीं मंगाया तो इसका होना ना होना एक बराबर है, राइट। नेट रेजिस्टेंस में उन्हीं लोगों का रोल प्ले होता है जो करंट मंगवाते हैं, तो इस वायर का कोई रोल नहीं रहेगा जब ये कोई करंट ही मंगवाएगी। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन टू चेक? व्हाट इज़ द कंडीशन टू चेक कि इसने कोई करंट मंगवाया कि नहीं मंगवाया? बहुत सिंपल कंडीशन, सिंपली P/Q की रेशो R/S के इक्वल देखनी है आपको। इस तरीके के सेटअप में P/Q की रेशो R/S के उसमें देखनी है आपको, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। नाउ इसी व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन को हम प्रूव करेंगे कि हाँ, यहाँ पर जब IG 0 होगा तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। इस बात को हमें प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स लॉ में भी स्पेसिफिकली किरचॉफ्स का सेकंड रूल, किरचॉफ्स के सेकंड रूल का हम सहारा लेंगे। फाइन, तो इस सर्किट में और इस सर्किट में हम इस दो लूप में दो बारी किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाएंगे और ये प्रूव हो जाएगी रिलेशन। फाइन, नाउ इस ऊपर वाली सर्किट को देखते हैं, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। देखिए I करंट एंटर कर रहा था, I1 करंट इस तरफ गया, राइट, I1 करंट इस तरफ गया, और I माइनस I1 इधर गया। अगर I1 ऊपर चला गया तो यहाँ आप बोलेंगे I माइनस I1 गया R में, राइट। और यहाँ पर क्योंकि I1 के बाद यहाँ IG चला गया, I1 जो यहाँ गया था, यहाँ पर IG अगर चला गया करंट तो I1 माइनस IG इस तरफ गया, और ये जो IG इधर से आ रहा था और ये जो I2 इधर आ रहा था, विच इज़ I माइनस I1, राइट, यहाँ पर आके इस D पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इनकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि I2 क्या है? I माइनस I1 है, राइट। तो हमारे P आर्म में जा रहा है I1, R आर्म में जा रहा है I माइनस I1, ये वाले आर्म में IG गया, इस वाले Q वाले आर्म में I1 माइनस IG गया, एंड S वाले आर्म में I माइनस I1 प्लस IG ये गया इस वाले आर्म में। फाइन, ये फाइनली हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने समझा है। अब देखिए किरचॉफ रूल सबसे पहले लग रहा है यहाँ पर ABDA में, ABDA। तो जब ऐसा जाएंगे तो आप बोलेंगे I1 इंटू P, I1 इंटू P, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IG इंटू G, IG इंटू G। और अब इसमें ऑपोजिट में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R। फिर एक बार इस वाले में लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 माइनस IG इंटू Q। फिर ऑपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस कर लिया, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S को माइनस कर लिया, राइट, ये दिख रहा है आपको टर्म। और फिर इसमें भी वापस आते हुए क्लोज लूप बनाते हुए ऑपोजिट जा रहे हैं तो माइनस ऑफ IG इंटू G लिख लिया। फाइन, ये दो इक्वेशंस इन दोनों पर्टिकुलर क्लोज लूप से आई हैं आपके पास। अच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रूल है, ये किरचॉफ के रूल्स के बाद एक और कंडीशन थी इसकी, क्या कि जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब IG 0 होगा, तो तुरंत सबको इन सारी इक्वेशन में IG 0 पुट कर लेते हैं। IG 0 होने से ये 0 हो जाएगा, तो I1P इज इक्वल्स टू I माइनस I1 R लिख लेंगे। ये मिल गई आपको थर्ड इक्वेशन IG 0 पुट करने से। अच्छा, IG 0 पुट करने से ये I1 इंटू Q हो जाएगा, IG 0 पुट करने से ये I माइनस I1 इंटू S हो जाएगा, और IG 0 पुट करने से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। फाइन, तो
I1 इंटू क्यू माइनस जो है इधर I माइनस I1s माइनस जो है वो उधर जाके 0 के पास प्लस हो जाएगा और ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी और ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है वो गायब हो गया. फाइन. नाउ ये आपका थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन है. इस थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट साइड को देखिए आप I1 और I माइनस I1 ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. तो मैं थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कर रहा हूँ. डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ. फाइन. थर्ड बाय फोर्थ को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I1P बाय I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 R बाय I माइनस I1 S. ये इससे कैंसिल करेगा, ये I1 से कैंसिल करेगा तो P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाय S. जब ऐसी कंडीशन होगी ट्रू, फाइनली कौन, P बाई Q इज R बाय S के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू होगी. तो बताइए इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए क्या IG को 0 नहीं पुट करना पड़ा. देयरफॉर जब इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये कंडीशन अपने आप आ जाएगी. तो इसी कंडीशन को हम चेक करके बस देख लेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है. जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा होगा इस बीच वाले आर्म को हम हटा देंगे, इसके होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फाइन. इस बीच वाले आर्म के होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो यही था व्हीटस्टोन ब्रिज का नॉलेज. अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं. सो व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, और ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि हमसे कहता है कि गिवन टू सर्किट्स में दोनों में एक बात कॉमन है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है. राइट. पहली वाली सर्किट तो आपको व्हीटस्टोन बहुत इजीली दिख रही होगी. दूसरी वाली सर्किट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है वो बाहर की तरफ है और सेल जो है वो बीच में है. बट यही है, सेम सर्किट ये दोस्त, कुछ भी अलग नहीं है. देखने का नज़रिया बस थोड़ा सा बदल गया है. तो देखिए गैल्वेनोमीटर का एक एंड जिससे लगा है, अगर कोई इस डिफ्लेक्शन नहीं है इस गैल्वेनोमीटर में तो सर्किट 1 के लिए आप लिख सकते हैं जैसे 4 बाय R1 इज इक्वल्स टू 6 बाय 9. 4 बाय R1 इज इक्वल्स टू 6 बाय 9 जैसे लिख सकते हैं. वैसे ही सर्किट 2 के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं. तो गैल्वेनोमीटर जिस एंड से लगा होता है, एक पॉइंट से लगा होता है, उसमें जो आपने किया तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर इस पर्टिकुलर पॉइंट से लगा हुआ है. तो जैसे इस पॉइंट से लगा था तो आपने 4 बाय R1 किया, वैसे इस पॉइंट से लगा है तो आप R2 बाई 6 कर दीजिए, R2 बाई 6. और गैल्वेनोमीटर दूसरी जगह से जो लगा होता था, तो जैसे आपने पहले वाले में 4 बाय R1 करा था, दूसरी जगह से लगा तो 6 बाय 9 कर दिया. वैसे ही गैल्वेनोमीटर दूसरी जगह यहाँ लगा है तो R2 बाई 6 किया तो 8 बाई 12 कर देते हैं. राइट. कुछ भी डिफरेंट नहीं है दोनों सर्किट्स में. नाउ R1 को सॉल्व करने के लिए 6 एंड 3 यहाँ पर कैंसिल होंगे 2 और 9 पे, 2 और 3 पे. सो R1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 इंटू 3 बाय 2 विच इज 6 ओम. R1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 6 ओम. वेयर एज R2 की अगर बात करें सो 8 एंड 12 कैंसिल होंगे 2 बाय 3 पे, 2 बाय 3 पे. तो 6 मल्टीप्लाई होने जाएगा विच इज 4. सो R2 कितना आया, 4 ओम. इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस R1 बाय R2. R1 बाय R2 का रेशियो निकालना है, मतलब 6 बाय 4 निकालना है, मतलब 3 बाय 2 ओम. दैट इज 1.5 ओम. ये हमारा फाइनल आंसर है इनके इस क्वेश्चन का. फाइन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो क्योंकि अब हम ये बात जान चुके हैं एग्जैक्टली कि कैसे निकालते हैं हम लोग नेट रेजिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत वहाँ कर चुके हैं, तो क्यों ना हम इस सर्किट को मॉडिफाई कर दें. फाइन. और मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर रखा मैंने 4 वोल्ट बैटरी, जिसको एक पॉइंट दिया और नेगेटिव पोटेंशियल को दूसरा पॉइंट दिया. राइट. जो पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है वहाँ से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक इस तरफ निकाल दिया और एक इस तरफ निकाल दिया. फाइन. तो यहाँ की तरफ अगर 1 ओम गया तो यहाँ की तरफ क्या जाएगा, 2 ओम. अच्छा, 1 ओम जहाँ जा रहा है वहाँ से फिर 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक इस तरफ निकाल दिया और एक इस तरफ निकाल दिया. तो 1 ओम जहाँ पर एंड हुआ, जिस टर्मिनल पे एंड हुआ, ये इसको अगर A कह रहे हैं हम लोग, तो ये B था वो पॉइंट जहाँ पर 1 ओम एंड हुआ था. B से 2 ओम निकलता है और उस पॉइंट से जुड़ता है जहाँ से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है. यहाँ आप देख सकते हैं B से 2 ओम निकलता है और उस पॉइंट पे जुड़ता है जहाँ नेगेटिव टर्मिनल है. राइट. तो इसलिए इसको कह दिया C. और इसी C से, इसी
सी से 4 ओम है लिंक्ड अप, लेकिन वो उस पॉइंट से जुड़ता है जहाँ पर 2 ओम ख़त्म होता है। 2 ओम यहाँ से निकल के जहाँ ख़त्म होता है उससे लिंक होता है और नेगेटिव टर्मिनल से लिंक होता है 4 ओम। तो 2 ओम अगर यहाँ पर ख़त्म हुआ है डी पॉइंट पे जाके, तो इससे और इससे लिंक कौन है? 4 ओम। और अगर बात करें बी और डी पॉइंट के बीच में, तो बी और डी पॉइंट के बीच में कौन है? 5 ओम, राइट। तो ये सर्किट कुछ इस कदर दिखाई देगी ABCD वाली 4 वोल्ट के साथ। एंड जैसा कि हम जानते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। सो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 है, डेफिनेटली है। 1 बाय 2, 2 बाय 4 विच इज़ 1 बाय 2 अगेन, ये वैलिड है पॉइंट। देयरफॉर R5 विच इज़ 5 ओम, इसको हमने R5 बोल दिया, विच इज़ 5 ओम will get no current। यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर लगाएं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, will get no current, so it doesn't play any role in net resistance। तो नेट रेजिस्टेंस में इसका कोई रोल ही नहीं है। तो क्या हम इस सर्किट को रीमोल्ड करके ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है? 4 वोल्ट, यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 4 ओम, और अस्तित्व मिट गया किसका? 5 ओम का, क्योंकि उसने कोई करंट ही नहीं मंगाया। अब इस सर्किट को सॉल्व करना बड़ा आसान है आपके लिए, क्योंकि ये सीरीज़ में दिखेगा, ये सीरीज़ में दिखेगा और फिर दोनों आपस में पैरेलल में दिखेंगे। ये मैं काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट स्टिल मुँह ज़बानी आपको आंसर बता रहा हूँ। 1 and 2 3 हो जाएंगे, 2 and 4 6 हो जाएंगे। 1/3 + 1/6 करने जाएंगे, 6 LCM आएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/3 विच इज़ 2 ओम। तो इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगा, जो कि 4 वोल्ट के साथ जब जाके डिवाइड होगा तो करंट निकलेगा 2 एम्पियर। तो कितने का करंट मंगवाएगा, यही पूछा था ना इन्होंने, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क। इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर आपका 2 एम्पियर निकलना चाहिए। अगर निकल जाए आंसर 2 एम्पियर तो समझ लीजिएगा कि आपने सही सॉल्व किया। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 वोल्ट अप्लाई किया जाए A एंड B पॉइंट पे नेटवर्क के, कैलकुलेट करिए फॉलोइंग थिंग्स को। इससे पहले कि हम ये कैलकुलेट करें, मैं इसको मोल्ड करना चाहूँगा। मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पटक दूंगा और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पटक दूंगा, तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, ये दिखेगा ऐसा। A पॉइंट जिससे F के बाद निकल रहा है 2 ओम इधर, एंड F के बाद 2 ओम इधर भी निकल रहा है, और ये जा रहा है C पॉइंट तक और ये जा रहा है D पॉइंट तक, जिस C और D के बीच में लगा हुआ है 2 ओम, एंड जिस C से E के लिए गया 2 ओम, एंड जिस D से भी E के लिए गया 2 ओम, और इस E से इस तरफ आ गया B। तो जो मैंने कहा था वो आप समझ गए। इसको उठा के इधर फोल्ड कर दीजिए, इसको उठा के इधर फोल्ड कर दीजिए, ऐसा दिखेगा सर्किट। अब बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4, विच इज़ अगेन 2 ओम। सो क्या R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 इज इक्वल्स टू 1 नहीं है? 2/2 1, 2/2 1। देयरफॉर R5 in CD will get no current, क्योंकि गैल्वेनोमीटर प्लेस करेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, इसके पास कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, तो इक्विवेलेंट में मुझे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, राइट, ये भी दिखेगा, ये दिखेगा A, ये B, इसके बीच में इक्विवेलेंट है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। सो R5, सो इट विल प्ले
नो रोल इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब आप खुद ही इसको कैलकुलेट करने के लायक हो चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 1/4 1/4, 2/4, 2/4 का रेसिप्रोकल 4/2 विच इज 2 ओम। इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी आर्म्स AFCEB। So this is A, F, and then C, then E, and then B. So इस पर्टिकुलर आर्म में ऐसे कैसे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, राइट, ये बताना है हमें। तो वोल्टेज कितनी प्रोवाइड है? वोल्टेज प्रोवाइड है 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट की वोल्टेज ऐसे प्रोवाइड है। तो यहाँ पे F और E पॉइंट पे 2 वोल्ट प्रोवाइडेड है, और जिस आर्म की बात की जा रही है उस आर्म में नेट रेजिस्टेंस क्या है? R1 विच इज़ 4 ओम। सो I1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? V/R1, क्योंकि पैरेलल है ना वो दोनों आर्म्स, चाहे पहली आर्म बोलूँ ये वाली या दूसरी आर्म बोलूँ ये वाली, दोनों आर्म जो है वो पैरेलल हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है विच इज़ 2 वोल्ट बाय 4 ओम विच इज़ 1/2 एम्पेयर, 1/2 एम्पेयर। और दूसरा पूछा है AFDEB। तो AFDEB मतलब ये वाले आर्म के बारे में बात कर रहा है, इसमें कितना करंट जाएगा? I1 विल बी इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर। दोनों में ही वो जाएगा दोस्तों, दोनों में ही सेम करंट जाएगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। देख सकते हैं आप, ये भी 2 + 2 4 है, ये भी 2 + 2 4 है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है 4 और 4। दोनों में वोल्टेज भी सेम अप्लाई हो रही है 2 वोल्ट, राइट, यही है ना 2 वोल्ट। तो दोनों ही सेम करंट ऑफर करवाएंगे 0.5 एंड 0.5। अच्छा, अगर यहाँ 0.5 जा रहा है और यहाँ 0.5 जा रहा है तो टोटल कितना आ रहा था जो 0.5 गया? ये भी एक सवाल है जो कि क्वेश्चन नहीं है, बट डेफिनेटली ये आप पूछ सकते हैं अपने आप से। तो टोटल कितना आ रहा होगा? 1 एम्पेयर, राइट, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं किया, आप ही को सॉल्व करवाने के लिए छोड़ दिया था। नेट रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ रहा था और 2 वोल्ट की आपकी पावर सप्लाई है यहाँ पर, तो 2/2 आंसर कितना आएगा? 1 एम्पेयर। टोटल करंट कितना आ रहा था? 1 एम्पेयर, जो कि 0.5 इधर चला गया। ये क्वेश्चन की डिमांड थी। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट होने वाला है पक्का, वो और अच्छे से हो जाए। लास्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है हमसे, इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। सो ए पॉइंट से नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे है, राइट। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये हिस्सा जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और 100 मीटर का सेल होता है, तो ये कितना बचा? 40 सेंटीमीटर, राइट। इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। अगर हम 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें सीरीज में एस के साथ, तो नल पॉइंट जो है वो अकर हो जाता है 50 सेंटीमीटर पे। डिटरमाइन RNS, राइट। पहले तो ये डिफाइन करते हैं नल पॉइंट का मतलब क्या है। नल पॉइंट का मतलब है यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो वो व्हीटस्टोन की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है, R/S अपॉन दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। नाउ ये वायर जो है, क्या आप सब मानते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर का एरिया कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट, रो जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि सेम मटेरियल से बना हुआ है थ्रू आउट वायर। जब रो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो चेंज क्या कर रहा है नल पॉइंट के लिए? लेंथ। तो यहाँ पर RS इसको मान लेते हैं X एंड Y। तो जब आप X एंड Y रेजिस्टेंस करने जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिनेरियो R/S होगा X/Y, विच इज R/S इज इक्वल्स टू रो इंटू लेंथ है 60 सेंटीमीटर बाय एरिया इंटू एरिया बाय रो इंटू 40 सेंटीमीटर, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा Y, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा था। रो L बाय A, रो कैंसिल आउट हो गया, A कैंसिल आउट हो गया, 60-40 ने कैंसिल आउट करा अपने आप को 3/2 पे। सो R/S इज 3/2। अनदर थिंग, कई बच्चों को ऐसा लगेगा 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर को चेंज क्यों नहीं किया मीटर में, क्योंकि कन्वर्जन जो मैं उनका करता तो वो कन्वर्जन भी कैंसिल हो जाता है यार, तो इसलिए मैंने चेंज करने की जहमत नहीं उठाई। आप भी डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस में जब रेशोज़ होती हैं तो आप कर सकते हैं, बट दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब कन्वर्ट करने की ज़रूरत एक्चुअली में और कब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड सिनेरियो क्या कह रहा है?
सेकेंड सिनेरियो हमसे कह रहा है कि यही R को R रहने दो, लेकिन S वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में 5 ओम लगा दो, तो S प्लस 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा x डैश बाय वाई डैश। क्यों बन गया ये x डैश बाय वाई डैश? क्योंकि अब नल पॉइंट चेंज हो गया है, अब नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब r बाय s प्लस 5 इज इक्वल्स टू x डैश विच इज रो इंटू 50 बाय a इज इक्वल्स टू रो इंटू a बाय रो इंटू 50, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मतलब दोनों तरफ 50-50 है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो क्या हम r को s प्लस 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और पुट भी कर सकते हैं। ये है अगर फर्स्ट और ये है अगर सेकंड, तो हम पुट कर सकते हैं सेकंड को फर्स्ट में, सेकंड इन फर्स्ट, दैट इज r की जगह क्या लिखेंगे? r की जगह हम लिखना पसंद करेंगे s बाय 5 अपॉन s इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 2s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू s। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2s प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3s, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू 10 ओम, s इज इक्वल्स टू 10 ओम, क्योंकि 3s में से 2s चले गए तो s बचा और वहाँ 10 अकेला था, राइट। सो ये हमारे पास फाइनली आंसर है इसका। पुट करते हैं s की वैल्यू को किस में? सेकंड में। पुट s इन सेकंड, सो हमारे पास r इज इक्वल्स टू s प्लस 5 होता है, दैट इज 10 प्लस 5 विच इज़ 15 ओम। फाइन, ये फाइनल आंसर है हमारा SNR का। इजी क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसी के साथ आपका ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, सो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, जो भी हमारे डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में आप क्रिचॉफ से लेकर व्हीटस्टोन ब्रिज से लेकर एंड पोटेंशियोमीटर से लेकर जितने भी आपके डाउट्स हों, डेफिनेटली आप सारे कवर कर सकते हैं एक साथ। फाइन, सो इस क्लास में आपने जितना भी किया है उसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, पेज नंबर 74 से लेकर पेज नंबर 91 तक, ये सारा अपडेट करिए। एंड नेक्स्ट क्लास में जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ, ये सब एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इनके जितने भी आपके डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास तक कवर कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।